हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। फार्माकोलॉजी सीरीज़ के अंदर ये हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें आज हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया से। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है लोकल मतलब जो लोकली एक्ट करता है, यानी कि जिस प्लेस पे या बॉडी के जिस पार्ट पे आपने अप्लाई किया है या इंजेक्ट किया है सिर्फ उसी पार्ट को ये क्या करेगा, एनेस्थाइज करेगा। एनेस्थाइज का मतलब होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन क्योंकि हमने क्या किया, लोकली एनेस्थाइज किया है तो क्या होगा, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। हालांकि जनरल एनेस्थीसिया का भी यही काम होता है, क्या कराता है वो, रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। रिवर्सिबल मतलब जिसे दोबारा से वापस पाया जा सके जिस कॉन्शियसनेस को, और इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। तो चलिए लोकल एनेस्थीसिया के बारे में कुछ जनरल चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं। क्या कॉज करता है, कॉज रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन कहो या फिर रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कहो। अब इस चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा या समझा होगा या देखा है, सुना होगा। जब भी आप अपना फॉर एग्जाम्पल अपना दांत निकलवाने के लिए जाते हैं या आपके दांत में आप RCT कराने जाते हैं, रूट कैनाल थेरेपी, तो क्या किया जाता है, आपके एक हिस्से को जिस पार्ट को ट्रीट करना है उस पार्ट को क्या कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। यानी कि क्या करता है, डीसेंसिटाइज कर देते हैं, वहाँ की सेंसेशन कॉन्शियसनेस को खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा, एक इंजेक्टेबल ड्रग दी जाती है, दैट इज लोकल एनेस्थीसिया। यानी कि जिस दांत को आपको निकालना है, आपका जो माउथ का पार्ट है, सिर्फ वही पार्ट आपका क्या होगा, कॉन्शियसनेस उसकी लॉस होगी, बाकी आपकी पूरी की पूरी बॉडी फुल कॉन्शियसनेस के अंदर होगी। तो इसी को हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। जिस पार्ट पे काम करना है सिर्फ उसी पार्ट को लोकली एनेस्थाइज कर दिया जाए। ठीक है, तो रिवर्सिबल होता है क्योंकि कुछ टाइम बाद दोबारा से आपको कॉन्शियसनेस आपकी वापस मिल जाती है। नेक्स्ट लाइन क्या करिए, इन्हें लोकलाइज्ड पार्ट, यानी कि जिस पार्ट पे जरूरत है सिर्फ उसी पार्ट को क्या किया जाता है, लोकली एनेस्थाइज कर दिया जाता है। केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इसकी क्या होती है। पहली बात तो क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। अब इसके बारे में आप जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तब इन बातों के बारे में जानेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि वीक बेस क्यों है ये। उसके बाद क्या कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब जो लोकल एनेस्थीसिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इसने क्या बताया, फर्स्ट पार्ट इज हाइड्रोफिलिक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम से दिखाया, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट पार्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक। दूसरा पार्ट इसने कैसा बताया, लिपोफिलिक। तो ये जो बेंजीन रिंग हमारी कैसे है, लिपोफिलिक, और जो अमाइन स्ट्रक्चर है कैसा हमारा, हाइड्रोफिलिक। बीच में इसके लिंकेज, जिससे दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिंक होते हैं। वो लिंकेज आपकी एस्टर भी हो सकती है और अमाइड भी हो सकती है। वो एस्टर की भी बनी हो सकती है या फिर अमाइड ग्रुप की भी बनी हो सकती है। ठीक है, इसी बेसिस पे इसको आगे हमने क्लासीफाई किया है। चलो आगे चलते हैं। इसकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या होता है, मतलब किसको आप एक अच्छा लोकल एनेस्थीसिया कहेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है नॉन इरिटेटिंग। तो क्या होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग। ऐसा ना हो कि जिस पार्ट पे आपने इसको अप्लाई किया वहाँ पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाए, एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, ये कैसा होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, डू नॉट कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्व। अब जितना भी हमारा इंपल्स कंडक्शन है, जो भी हमें पता चलता है पेन के बारे में, वो सारा का सारा खेल किसका है, नर्व का है, नर्व कंडक्शन का है। तो हम क्या कर रहे हैं, नर्व को या उसके काम करने से रोक रहे हैं, यानी कि तभी हमें नहीं पता चल रहा। तो ये ऐसा ना हो कि वो डैमेज परमानेंट ही हो जाए, यानी कि जो रिवर्सिबल हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि रिवर्सिबल होता है, एक टाइम के बाद हम वापस से कॉन्शियसनेस को गेन करते हैं, कि वो परमानेंट डैमेज ही ना हो जाए और उस पार्ट में हमें कॉन्शियसनेस दोबारा गेन ही ना हो। तो ऐसे एनेस्थीसिया एक अच्छा या एक आइडियल एनेस्थीसिया नहीं होता है। सिस्टमिक टॉक्सिक शुड बी लो, यानी कि सिस्टम में लोकली आपने अप्लाई किया उसको कैसा ना कि सिस्टम, यानी कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो एंटर कर जाए, कर जाता है तो बहुत कम होना चाहिए, जिसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही कम होनी चाहिए। हालांकि वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से बॉडी पार्ट को उसे अप्लाई किया है। अगर वहाँ पे आपका जो ब्लड फ्लो है ज़्यादा है तो कुछ अमाउंट उसका जो है, क्योंकि लिपोफिलिक ड्रग होती है तो कुछ अमाउंट क्या करता है उसका पेनिट्रेट कर सकता है। तो इसलिए कह रहा है कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इसकी कम से कम होनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन 2 तरीके की है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूज, किसे आप यूज कैसे कर रहे हो, है ना। क्लिनिकल यूज के 2 टाइप इसने बताया। देखो, फर्स्ट है इसका सरफेस, यानी कि सरफेस अप्लाई पे किया जाने वाले, और दूसरा इंजेक्टेबल, जिनको सरफेस पे अप्लाई किया। फॉर एग्जांपल क्रीम होगी, ऑइंटमेंट है, जेल है, यानी कि जिस पार्ट पे आपको काम करना है, सर्जरी करवानी है, उसी पार्ट को इंजेक्टेबल के अलावा सरफेस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो एक तो होगा आपका सरफेस। दूसरा इसने क्या बताया, इंजेक्टेबल, इंजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि दांत के अंदर आपको पेन है, ठीक है, उसके लिए अगर आपको RCT करवानी है, कोई भी ट्रीटमेंट करवाना है तो उसमें इंजेक्ट की जाती है ड्रग, तो कैसा होगा, इंजेक्टेबल। ठीक है, तो क्लिनिकल यूज के बेस में होगा आपका सरफेस है और दूसरा इंजेक्टेबल है। दूसरा आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने यहाँ लिख दिए कौन कौन से ड्रग किस किस कैटेगरी के अंदर आती है, लेकिन हमने क्या नहीं लिखा, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूज। सरफेस और इंजेक्टेबल ड्रग्स कौन से वो मैं नहीं लिख पाया हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है सरफेस थोड़ा कम है और एक ही उसके अंदर वीडियो के अंदर हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है। इसलिए आपको साइड में एक इमेज दिख रही होगी जिसके ऊपर क्लासिफिकेशन कौन सी वाली आपकी क्लिनिकल यूज के हिसाब से यहाँ पे साइड में आपको क्लासिफिकेशन वाली इमेज दिख रही होगी। ये हैंड रिटन नोट्स मेरे ही खुद के लिखे हुए हैं, उसी की एक इमेज है। अगर आपको PDF चाहिए है इस लेक्चर की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको G ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे उसको ओपन करो और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी अपने पास रख सकते हो।
उसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे लगा, और इसको मैंने क्यों बताना चाहा, जरूरी समझा, क्यों से लिखा है, क्लिनिकल यूज़ वाली को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसको तो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर वाली। तो एक कैटेगरी हमारी एस्टर, जिसके अंदर जो लिंकेज मैंने बताई थी, ये लिंकेज किसकी हो, एस्टर की हो, तो ये चारों ड्रग हैं। और एक तरफ अगर ये लिंकेज जो है हमारी अमाइड की, मैंने बताया ना लिंकेज एस्टर और अमाइड दो तरीके की हो सकती है, तो अगर एस्टर है तो इनके अंदर होती है वो लिंकेज, और अमाइड जो है इन ड्रग्स के अंदर वो लिंकेज होती है। अब देखो कौन कौन सी इसके अंदर ड्रग आती है, प्रोकेन, बेंजोकेन, कोकेन एंड टेट्राकेन। इस तरफ आपकी लिग्नोकेन, मैपिवाकेन, ब्यूपिवाकेन, प्रोलिकेन एंड आर्टिकेन। अब इसको याद करने का तरीका जो मैनोमिक है, हालांकि आपके शानबाग जो बुक है तारावी शानबाग, उसके अंदर भी से अच्छे से दिया हुआ है कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि एस्टर जो डेरिवेटिव्स हैं या एस्टर जिनके अंदर लिंकेज, उसके अंदर सिर्फ एक आई है, सिंगल आई है, एक बार उसके अंदर आई अल्फाबेट आता है, तो वो कौन सी होगी आपकी, जिसके अंदर सिंगल टाइम आई आता हो, वो आपकी एस्टर लिंकेज वाली ड्रग होगी। और इधर आप देखोगे अमाइड वाली, इसमें दो बार आपका आई आता है हर ड्रग के अंदर, ये देखो ये आपका दो बार जिसमें आई रिपीट हो रहा हो, आई अल्फाबेट, वो आपकी क्या रहेंगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई एंड आई, वो आपकी अमाइड लिंकेज की ड्रग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बात इसको याद रख सकते हो। ये मैंने आपका बता दिया है इसकी जो केमिस्ट्री किस तरीके से लिंकेज होती है, लिपोफिलिक ग्रुप, हाइड्रोफिलिक ग्रुप, और आपके उसके बीच में जो लिंकेज होती है वो एस्टर और अमाइड की हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने से पहले बस दो बातों का ध्यान रखो। क्या, देखो मैंने लिखा है कि ड्रग का कैसा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल जो केमिकल होती प्रॉपर्टीज होती है हमारी ड्रग्स की, उसके बारे में पढ़ते हैं कि आपकी ड्रग अनआयनाइज होनी चाहिए, अनआयनाइज, आयनाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो क्या करेंगे, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेंगे और आपकी सेल के अंदर एंटर कर सकती है कोई भी ड्रग। क्यों, क्योंकि आपकी जो हमारी जो सेल होती है वो कैसी होती है, हमारी लिपोफिलिक होती है, और लिपोफिलिक नेचर की जितने भी मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करने के लिए ड्रग का अनआयनाइज्ड होना जरूरी है। तो एक बात तो हमें यहाँ से समझ में आई कि अगर से हमें नर्व, क्योंकि नर्व भी एक सेल है, नर्व की कंडक्शन को हमें रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो फॉर्म है ड्रग की वो अनआयनाइज्ड रहनी चाहिए, जो इसलिए मैंने टिक का निशान यहाँ पे लगाया और यहाँ पे क्रॉस। अगर अनआयनाइज्ड है तो डू नॉट एंटर नर्व, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी, नर्व में एंटर ही नहीं कर पाएगी, और अनआयनाइज्ड है तो एंटर कर जाएगी, है ना। देखो अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, क्योंकि आपको पता है इंपल्स कंडक्शन का काम किसका होता है, नर्व्स का होता है, तो इस तरीके से कुछ आपकी जो नर्व रहती है, तो इसके अंदर एंटर करने के लिए से क्या होना चाहिए, अनआयनाइज होना चाहिए, क्योंकि वहीं जाके वो अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि किस तरीके से काम करती हैं। ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रब कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, इस तरफ भी। ठीक है, यहाँ से समझिए आप लोग कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है या हमारी जो नर्व की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक नेचर होता है इसका, लिपोफिलिक आउटर और हाइड्रोफिलिक इनर। ठीक है, इस तरीके से होता है कुछ, ये आपको पता है, और ऐसे ही इस तरफ होती है। ठीक है, यहाँ है हमारा सोडियम चैनल, जहाँ से सोडियम क्या करता है, एंटर करता है, ये हो गया हमारे सोडियम चैनल। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा सोडियम चैनल, जहाँ से सोडियम हमारा एंट्री करता है। ठीक है, अब इसे समझो आप, ये हमारा आउटर एरिया है बाहर की तरफ और ये हमारा इनर है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा आउटर पोर्शन है और ये हमारा इनर, यानी कि सेल के अंदर है ये वाला। बाहर से क्या करेगा, सोडियम आयन आता है। ठीक है, सोडियम आयन क्या करता है, इसके थ्रू अंदर एंट्री करता है और अंदर क्या होता है, आपका सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि अंदर एक्शन पोटेंशियल आपका जनरेट होगा, या फिर यूँ कहो कि एक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, क्योंकि जो सोडियम आयन है वो क्या कराता है, एक्शन पोटेंशियल यानी कि डीपोलराइजेशन कोज कराता हो। ठीक है, ये क्या हुआ, डीपोलराइजेशन, और नर्व का कंडक्शन हो जाता है। ये आपने पढ़ा हुआ पहले, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी आपको पढ़ाया था आपको ये, और ये अब हम जब निकोटिनिक रिसेप्टर के बारे में बातें की थी तब भी हमने इसके बारे में पढ़ाया। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हमें जो पिछली वीडियो थी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, उसमें भी आपको बताया था कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। अब क्या होगा, जो हमारे लोकल एनेस्थीसिया हैं वो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं हमारे लोकल एनेस्थीसिया। मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ हमारे लोकल एनेस्थीसिया को, ये होगा हमारा लोकल एनेस्थीसिया, ये वीक बेस है। ठीक है, अनआयनाइज्ड है, अनआयनाइज्ड क्या करेगी, आराम से एंटर कर जाएगी, इसे किसी स्पेसिफिक कैरियर की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ये क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है मेम्ब्रेन को, अनआयनाइज्ड थी। अब जैसे ये अंदर आई, अंदर जो इन्वायरमेंट था वो कैसा था, एसिडिक इन्वायरमेंट, अंदर का इन्वायरमेंट कैसा था, एसिडिक इन्वायरमेंट था। तो क्या हुआ, जो इसका नेचर था, ठीक है, कैसा नेचर था, अनआयनाइज्ड, वो टूट के अब कैसा होगा, आयनाइज्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आयनाइज हुआ। अब आयनाइज होने की वजह से क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके प्लगिंग कर देगा, यानी कि इस एरिया को ब्लॉक कर देगा जहाँ से सोडियम ने एंट्री करनी थी। यहाँ से तो सोडियम एंट्री करता, अब क्योंकि ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ पे जो सोडियम आयन था वो अब एंट्री नहीं कर पाया, क्योंकि इसने क्या किया, उस एंट्री को, उस पाथ को ही
ब्लॉक कर दिया तो यहाँ से वापस चला जाएगा आपका सोडियम। तो सोडियम क्या रहा, बाहर ही रहेगा, अंदर एंट्री ही नहीं कर पाई। तो इसलिए क्या हुआ, अंदर सोडियम की एंट्री नहीं हुई, तो जो नर्व कंडक्शन था, जो प्रोसेस होनी थी वो हुई नहीं, यानी कि जो पेन की सेंसेशन फील करने के लिए जो नर्व इंपल्स का जनरेट होना जरूरी था वो आपका रुक गया। इस तरीके से काम करता है। अब देखो जो सोडियम चैनल होते हैं उसके अंदर दो तरीके के गेट माने जाते हैं, एक आउटर गेट और एक इनर गेट। आउटर गेट को हम क्या बोलते हैं, मेन गेट भी बोला जाता है आपका, या फिर माउथ गेट भी बोला जाता है, और ये होता है आपका इंटरनल गेट। तो जो इंटरनल गेट है इसी को ब्लॉक करती है, इसी को क्लोज करती है आपकी लोकल एनेस्थीसिया। हालांकि आपने सुना होगा एक पफर फिश के बारे में सुना होगा। पफर फिश भी जो टॉक्सिन रिलीज करती है वो भी क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर डिसेंसिटाइजेशन करा देता है ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करा देता है। तो वो कैसे कराता है, वो हमारे इस मेन गेट को क्लोज करता है। पफर फिश का जो टॉक्सिन होता है वो हमारे मेन गेट को क्लोज करता है, और हमारा जो लोकल एनेस्थीसिया वो क्या करता है, हमारे इंटरनल गेट को ब्लॉक करता है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि जो सोडियम चैनल होता है वो 3 फॉर्म में हमारा प्रेजेंट होता है। सोडियम चैनल 3 तरीके से काम करता है। फर्स्ट रेस्टिंग से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक्टिव, और एक्टिव से जाएगा वो इनएक्टिव। ये फॉर्म चलती रहती है सोडियम की, रेस्टिंग से एक्टिव, एक्टिव से इनएक्टिव, और इनएक्टिव से दोबारा से रेस्टिंग। अब रेस्टिंग में क्या हो रहा है, देखो रेस्टिंग में क्या होता है, सोडियम अंदर आ रहे हैं, पोटाशियम बाहर जा रहे हैं, तो बैलेंस चल रही है चीज़ें। सोडियम अंदर आ रहा है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, बैलेंस चल रही है चीज़ें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो रेस्टिंग स्टेज में है। एक्टिव स्टेज में जब होगा, एक्टिव स्टेज में क्या होगा कि जितने आपके पोटेशियम बाहर जा रहे हैं उससे ज़्यादा आपके सोडियम अंदर एंट्री कर रहे हैं, और सोडियम की एंट्री होने से क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इंक्रीज होता है, उससे हम क्या होते हैं, डीपोलराइजेशन हमारा वहाँ पे कोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा मेनली डीपोलराइजेशन होता है। और इनएक्टिव स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे ये जो है ये अपने आप ब्लॉक होने लगता है, धीरे धीरे क्लोज होने लगता है, लेकिन हालांकि थोड़ा सा स्पेस बचता है सोडियम के लीक होने के लिए, जैसे ये होगा हमारा, तो ये यहाँ पे बंद होने लगता है, ये गेट जो हमारा इंटरनल गेट है ब्लॉक होने लगता है। तो इसलिए इसको इनएक्टिव कहते हैं, यानी कि सोडियम की एंट्री कुछ हद तक ही कम कर देता है। तो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारे लोकल एनेस्थीसिया है वो दो ही जो इसके स्टेट है उसके साथ बाइंड करते हैं। एक तो इनएक्टिव स्टेट के साथ बाइंड करता है हमारा लोकल एनेस्थीसिया, दूसरा हमारा इनएक्टिव स्टेट के साथ बाइंड होता है। एक्टिव स्टेट से अगर बाइंड कर गया, यानी कि ये स्टेट जब आपके सोडियम अंदर एंटर कर रहे थे, अगर यहाँ पे बाइंड करेगा तो क्या करेगा, इसको पूरा क्लोज करा देगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, इसको क्लोज कर दिया तो अंदर एंट्री हो ही नहीं पाई। तो इस तरीके से एक्टिव स्टेज पे काम करता है। दूसरा आपका इनएक्टिव स्टेज पे कैसे काम करता है, भाई इनएक्टिव का मतलब तो सर आप बता रहे हो कि ये क्लोज करता है, इसको अपने आप ही क्लोज होता है, क्योंकि इसकी प्रोसेस है, पहले रेस्टिंग में जाएगा, फिर एक्टिव में जाएगा, फिर इनएक्टिव में जाएगा, इसकी फेज है, और फिर इनएक्टिव से रेस्टिंग में। जब इनएक्टिव फेज में होता है तो अपने आप ये जो बंद होने लगता है, यहाँ पे इसका जो ढक्कन है वो इस तरीके से समझो, उसको एक क्लोज करने लगता है, उस थोड़ी सी लेके जहाँ से सोडियम की होती रहती है, उससे बाइंड होकर ये क्या करेगा, तो उससे बाइंड होने के बाद क्या करेगा, इनएक्टिव स्टेज को ये प्रोलॉन्ग कर देगा। ठीक है, यानी कि जो डिले कर देगा रेस्टिंग फेज आने में, तो इसको क्या कर देगा, अगर यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया बाइंड होता है तो इनएक्टिव स्टेज को प्रोलॉन्ग कर देगा, ज़्यादा देर तक कर देगा, तो रेस्टिंग फेज आएगी नहीं, और रेस्टिंग के बिना एक्टिव स्टेज भी नहीं आएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सोडियम चैनल ओपन ही नहीं हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो डीपोलराइजेशन था वो हुआ ही नहीं, या फिर क्या कह सकते हो आप, जो कॉन्शियसनेस या नर्व इंपल्स कंडक्शन जो होना था वो हुआ नहीं। ठीक है, या डिले कर गया। तो इस तरीके से काम करता है। अब इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया। लोकल एनेस्थीसिया था कैसा, पार्शियली अनायनाइज, ये इसकी प्रॉपर्टी है, कैसा था बाहर, ये अनायनाइज था। उसके बाद क्या किया इसने, एंटर टू द नर्व, तो नर्व के सेल के अंदर क्या क्या एंटर कर गया, क्यों कर गया, क्योंकि अनायनाइज है, और अनायनाइज जो है लिपोफिलिक के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, इसने एंट्री ले ली। एंट्री लेने के बाद क्या हुआ, अंदर जाने के बाद ये क्या हुआ, आयनाइज, जैसे मैंने बताया था कि अंदर कैसा इन्वायरमेंट है, एसिडिक इन्वायरमेंट है, और ये ड्रग कैसी है, वीक बेस, तो एसिडिक इन्वायरमेंट में जाके कैसा होगा, आयनाइज होगा, आयंस की फॉर्म में टूट गया। ठीक है, आयनाइज होगा। आयनाइज होने की वजह से ये क्या करेगा, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दिया। ये देखो यहाँ पे आके प्लगिंग कर दिया इसने, इसका ना रोक दिया, प्रिवेंट सोडियम एंट्री। अब जब इसने इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो सोडियम की एंट्री अंदर होगी नहीं, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा नो कंडक्शन है ना, डीपोलराइजेशन होगा ही नहीं, तो नो कंडक्शन, नर्व का कंडक्शन हमारा होगा ही नहीं। दूसरा इसके बाद पढ़ लेते हैं हम फैक्टर ऑफ एक्टिंग। ठीक है, अच्छे से मैंने नोट्स के अंदर इनको अच्छे से लिखा हुआ, डिटेल में इनको बताया हुआ है। यहाँ पे मैं जनरली आपको बताता हूँ, पीके अगर ज़्यादा है इसका, तो पीके ज़्यादा होने से क्या होगा, इसका मतलब है कि हाई पीके मतलब मोर आयनाइज, यानी कि ड्रग आपकी ज़्यादा आयनाइज है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्लो एक्टिंग। हमारी ड्रग होनी कैसी चाहिए, अनआयनाइज होगी, तभी तो अच्छे से काम कर पाएगी। लेकिन अगर पीके किसी ड्रग का ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका आयनाइजेशन भी ज़्यादा है, और आयनाइजेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब वो स्लो एक्ट करेगी, बहुत स्लो एक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया प्रोकेन का और लिग्नोकेन का, तो प्रोकेन का तो जो पीके वैल्यू है वो है 9.1 और लिग्नोकेन की है 7.7, तो इनमें कौन सी फास्ट होगी कौन सी स्लो होगी, तो अभी तो हमने बताया जिसका हाई पीके होगा वो स्लो एक्टिंग होगी, तो इसमें से इन दोनों में से हाई पीके किसका, प्रोकेन का, तो ये रहेगी हमारी स्लो एक्टिंग। और जबकि जो लिग्नोकेन ड्रग है हमारी ये कैसी रहेगी, फास्ट एक्टिंग, इन दोनों के कंपेरिजन में। ठीक है, तो ये हमारी फास्ट एक्टिंग ड्रग रहेगी। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा फैक्टर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि अंदर जो डिफ्यूज कर रही है ड्रग आपकी, कितनी आसानी से आपकी नर्व को क्रॉस कर पा रही है।
अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है तो उसका जो एक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी, हायर एक्टिविटी उसकी होगी, क्योंकि जितनी जल्दी अंदर एंट्री करेगी उतना अच्छा अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट है लिपिड सोल्युबिलिटी। अब मैंने बताया ना आपको, देखो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है लिपिड की बनी होती है, बायोलिपिड लेयर नेचर होता है। देखो बाहर भी लिपिड है, अंदर भी देखो दोनों तरफ इधर लिपिड है, और जो इनकी पूछे दिखाई ये टेल, हेड इसका लिपोफिलिक होता है और ये जो टेल होती है हाइड्रोफिलिक, यानी कि इसके अंदर का सेल मेम्ब्रेन के अंदर का एनवायरमेंट तो होता है हाइड्रोफिलिक और आउटर और इनर होता है इसका लिपोफिलिक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लिपिड सोल्युबिलिटी ड्रग की जितनी अच्छी होगी, यानी कि लिपिड में सोल्यूबल हो सकती है, उतनी अच्छे से उसको क्रॉस करेगी, और इसलिए उसकी जो पोटेंसी है, उसकी जो एक्टिविटी है वो अच्छी आएगी, यानी कि हायर लिपिड सोल्युबिलिटी हायर पोटेंसी। बात करते हैं इसके एडीआर की, एडवर्स डायरेक्शन की। तो सीएनएस पे क्या करेगा, पहले तो सीएनएस को ये क्या कर देगा, स्टिमुलेट करेगा। ऊपर की जो तरफ एरो है इस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या करेगा, इनिशियली ये स्टिमुलेट करेगा, उसके बाद फॉलोड बाय डिप्रेशन। पहले सीएनएस स्टिमुलेशन और देन सीएनएस डिप्रेशन। उसके बाद सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या आएगा, तो ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्या करा रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करा रहा है, यानी कि हमारी बॉडी को रिलैक्स करवा रहा है। तो रिलैक्स करवा रहा है तो हमारा जो है बॉडी पे इसका इंपैक्ट क्या आएगा, ब्रेडिकार्डिया, हमारी हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट क्या है वो डाउन चली जाएंगी। हाइपोटेंशन, हमारा ब्लड प्रेशर जो है डाउन चला जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एलर्जी, एलर्जी की रिएक्शन कॉज कर सकता है। जब हमने इसकी आइडियल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक लोकल एनेस्थीसिया की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसमें मैंने बताया था कि ये इरिटेशन कोज करने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये एलर्जी कोज कर दे तो ये इसका एडीआर है, इरिटेशन कोज कर दे तो इसका एडीआर है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं, एक और फैक्टर के साथ इसको जोड़ के पढ़ा जाता है, वो है आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर आपकी वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है तो क्या होगा, अगर आपकी वेसल जितनी कंस्ट्रिक्ट होगी उतना इसका एक्शन डिले करेगा, स्लो आएगा। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं लॉन्गर एक्टिंग। जैसे कि आपने कोई भी ड्रग दी, उसने अंदर जाके अपना काम किया, काम करने के उसे क्या करना होता है, मेटाबोलाइज होना होता है, और जब वो मेटाबोलाइज हुई, एक्सक्रीट होने के लिए तैयार हुई, तो उसका एक्शन जो है खत्म हो गया। तो किसी भी एनेस्थीसिया का एक्शन जल्दी खत्म ना हो, तो इसलिए हम उन्हें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ दे देते हैं। ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने वाले जो ड्रग्स हैं। अब अगर आपकी वेसल्स जो है कंस्ट्रिक्ट हो गई, उनका साइज कम हो गया, तो ब्लड फ्लो जो लीवर तक जा रहा था, क्योंकि लीवर में जाके तो उनको मेटाबोलाइज होना है, तो लीवर तक जो ब्लड फ्लो जा रहा था वो उसका स्लो हो गया, इसलिए एक्शन स्लो हो गया, या फिर ये कह सकते हैं इसका जो डिले कर दिया हमने। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तक ये काम कर सकती है, लॉन्गर एक्टिंग। दूसरा आप ये कर सकते हो कि सर्जरी के दौरान ब्लड फ्लो ज़्यादा ना हो, इसलिए वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन के साथ भी इन ड्रग्स को दिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया को, जनरली सर्जरी के टाइम पे। हालांकि उसके भी अलग से एडीआर भी होते हैं, तो इसके बारे में भी आपको नोट्स के अंदर मेंशन किया गया है। आई होप लोकल एनेस्थीसिया आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की क्यूरी या कोई भी सजेशन आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए वीडियो के अंत तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।